आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे के द्वारा गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो आखिर उस 30 जनवरी 1948 की कहानी क्या है? उस दिन आखिर क्या क्या हुआ? उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं और जानते हैं। कुछ पिक्चर भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक गांधी जी हैं, एक गौडसे हैं, और ये आप देखेंगे, ये गांधी जी की अंतिम पिक्चर है, अंतिम फोटो है। तो अपने अंतिम दिनों में गांधी इस हद तक अपनी मौत का पूर्व अनुमान लगा रहे थे कि लगता था कि वो खुद अपनी मौत के षड्यंत्र का हिस्सा है। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी की मौत आती है तो उसे पहले एहसास हो जाता है। ऐसा ही कहते हैं कि गांधी जी को अपनी मौत का एहसास होने लगा था, अपनी हत्या का एहसास होने लगा था। 20 जनवरी को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया, उसके बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु यानी कि मौत का जिक्र किया। और 21 जनवरी को उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूं, तो मैं बधाई का हकदार हूं। और अगले दिन उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मेरे साथ होता है। और 29 जनवरी 1948 की शाम राजीव गांधी को लिए इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह और नयन तारा पंडित और पद्माजा नायडू गांधी जी से मिलने बिरला हाउस गए थे। और कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं कि घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने बालों में लगाने के लिए चमेली के फूलों का एक गुच्छा दिया। इंदिरा ने तय किया कि वो उसे गांधी जी को देंगे। और बिरला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेंक रहे थे। और कहते हैं कि वो लिखती हैं कि 4 साल के राजीव गांधी थोड़ी देर तो तितलियों के साथ पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए और इंदिरा की लाइट चमेली के फूलों को उनके पैरों की, गांधी जी के पैरों की उंगलियों में फंसाने लगे। गांधी जी ने हंसते हुए राजीव के कान पकड़कर कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों के पैरों में फूल फंसाए जाते हैं। और तड़के शुरू हुआ गांधी जी का दिन। तो कहते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठे और उन्होंने सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। और इसके बाद उन्होंने शहद और नींबू के रस से बना पेय पिया, दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रज कृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह आए अखबार पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के बारे में लिखे अपने नोट में थोड़ी तब्दीली की और रोज की तरह आभा से बंगला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। नाश्ते में उन्होंने उबली सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर और संतरे का जूस लिया। और उधर आप देखेंगे शहर के दूसरे कोने में सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे, उस समय तक नाथूराम गौडसे जाग चुके थे। और बुर्का, यहाँ आप देखिए बुर्का पहनकर जाने का प्रयोग फैल होता है, किसका? नाथूराम का। तो डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं और बाजार से एक बड़ा सा, आप देखें कि बुर्का भी खरीदा गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये युक्ति काम नहीं करेगी। उनके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस कर रह जाते। और वो बोले, ये पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल भी नहीं निकाल पाऊंगा, औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा तो उसकी वजह मेरी ताउमर बदनामी भी होगी, सो अलग। आखिर में आप्टे ने कहा कि कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। और उन्होंने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का सलेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत चलन भी था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद लाए। और नाथूराम गौडसे ने अपनी बेरेटा पिस्तौल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी। सरदार पटेल गांधी से मिलने पहुंचे। तो सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। उधर डरबन के महात्मा गांधी के पुराने साथी रुस्तम स्वराबजी सपरिवार उनसे मिलने आए। और उसके बाद वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं मौलाना हिफ्जुर रहमान और अहमद सईद से
मिले। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि उन लोगों की सहमति के बिना वो वर्धा नहीं जाएंगे। और दोपहर बाद गांधी जी से मिलने कुछ शरणार्थी कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक अपनी बेटी के साथ आए। उनसे मिलने वालों में इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी भी शामिल थे। और गांधी से मिलने आने वालों में सबसे खास शख्स थे सरदार पटेल, जो 4:30 बजे तक वहां पहुंचे। और दूसरी तरफ समय काटने के लिए गौडसे और उनके साथी प्रतीक्षा कक्ष में चले गए। एक तरफ आप देखिए गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। डोमिनिक लेपियर और लेरी कॉलिंस लिखते हैं कि नाथूराम ने कहा कि मेरा जी मूंगफली खाने का कर रहा है, आपने मूंगफली खरीदने चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर उन्होंने कहा कि मूंगफली तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही, क्या काजू या फिर बादाम से काम चल जाएगा। तो कहते हैं कि इस पर नाथूराम ने कहा कि मुझे सिर्फ मूंगफली चाहिए। आपने एक बार फिर मूंगफली की खोज में बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आए। नाथूराम बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगे और इतने में समय चलने का समय हो गया। बिरला हाउस जाने से पहले सभी बिरला मंदिर गए। तय हुआ कि गौडसे उनके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे। करकरे और आपटे वहां भगवान के दर्शन और प्रार्थना करना चाहते थे। गौडसे को इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और आप देखते हैं मनोहर मुलगांवकर अपनी किताब द मैन व्यू किल्ड गांधी में लिखते हैं कि करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते उनकी आवाज कांपने लगती। आपटे उन्हें घूरकर संयत रहने की सलाह देते। गौडसे मंदिर के पीछे वाले बाग में जाकर आपटे और करकरे की राह देखने लगे। ये दोनों जूते उतारकर नंगे पांव मंदिर के अंदर गए और वहां उन्होंने मंदिर में लगा पीतल का घंटा बजाया। और जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गौडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा कि क्या वो दर्शन कर आए। उन्होंने कहा कि हाँ। इस पर नाथूराम बोले, मैंने भी दर्शन कर लिए। और बिरला हाउस में गौडसे की तलाशी नहीं हुई, तो वहां से नाथूराम गौडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आपटे और करकरे भी एक अलग तांगा कर बिरला हाउस पहुंचते हैं। और बाद में करकरे ने डोमिनिक लेपियर और लेरी कॉलिंस को बताया कि हमने राहत भरी सांस ली जब बिरला हाउस के फाटक पर हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, यानी कि एक तरह से चेकिंग नहीं हुई, जांच नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी जरूर तैनात थे, लेकिन कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिल कर खड़े थे और हम भी उनके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए। ना उन्होंने हमारी तरफ देखा, ना हमने उनकी तरफ देखा। और गौडसे ने नजदीक से गांधी पर 3 फायर किए। उधर अगर हम लोग देखें तो गांधी और पटेल के बीच, पटेल और नेहरू के बीच के बढ़ते मतभेदों पर चर्चा हो रही थी। ये चर्चा इतनी गहरी और गंभीर थी कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई थी। और कहते हैं कि इस बातचीत के दौरान, जैसा कि उनकी आदत थी, गांधी जी लगातार सूत काटते रहे और 5:15 पर वो बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। और उन्होंने अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। चूंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट लिया। और रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गौडसे उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी जी के पैर छूना चाह रहे हों। और वो लिखते हैं कि आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दिया और उनके हाथ से गांधी जी के नोटबुक, थूकदान और तस्बीह छिटक कर जमीन पर आ गिरे। तभी गौडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगाकर 3 फायर किए। एक गोली गांधी जी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भींगी उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसॉल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। और गांधी के गिरते ही सुशीला नेयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। और रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि उनके शरीर से जान पूरी तरह निकली नहीं थी और उनका शरीर गर्म था। उनकी आंखें आधी मुंदी हुई थी और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को मृत घोषित कर दें, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और गुहा लिखते हैं कि सरदार पटेल गांधी जी से मिलकर अपने घर पर पहुंचे।
ही थे, उन्हें गांधी पर हुए हमले की खबर मिली। वो तुरंत अपनी बेटी मनीबेन के साथ वापस बेला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उनमें कुछ जान बची हो। वहां मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी को इस दुनिया से विदा लिए 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझ कर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आज़ादी दिलाई थी, वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। और समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया गया कि उनको मारने वाला व्यक्ति हिंदू था, कि कहीं हिंदू मुस्लिम का खेल ना शुरू हो जाए और दंगे ना भड़कने लगें। इसलिए भीड़ ने नाथूराम गोडसे पर किया छड़ियों से वार। तो नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब गांधी बध और मैं लिखते हैं कि गोलियां छोड़ते ही अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाए, पुलिस पुलिस, लेकिन आधे मिनट बीतने पर कोई उनके पास नहीं आया। और तभी एक वायु सैनिक अधिकारी की नजरें उनसे मिली। आंखों ही आंखों में गोडसे ने उन्हें अपनी निकट आने के लिए कहा और उसने आकर नाथूराम की कलाई ऊपर की ओर पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने उन्हें घेर लिया, कुछ ने उन्हें पीटा भी। किसे? नाथूराम गोडसे को। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को नाथूराम के सामने करते हुए कहा कि मैं इसी पिस्तौल से तुम्हें मार डालूंगा। नाथूराम ने जवाब दिया कि बहुत खुशी से, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता है। पिस्तौल को संभालने का ज्ञान तुम्हें है और उसका सेफ्टी कैच खुला है। जरा सा धक्का लग जाने से तुम्हारे हाथों दूसरा कोई मर जाएगा। और इसमें आप देखते हैं कि गोपाल गोडसे लिखते हैं कि बात वहां खड़े पुलिस अधिकारी की समझ में आ गई। उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी समय कुछ लोगों ने नाथूराम पर छड़ियों से वार किए, जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। और गोडसे बोले, कोई रंज नहीं है। गांधी की मौत की खबर सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे मौलाना आजाद और देवदास गांधी। उसके तुरंत बाद नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री और सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। और वीआईपी लोगों के आगमन के बीच हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक संवाददाता तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और 31 जनवरी 1948 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि गांधी के हत्यारे नाथूराम को एक अंधेरे बिना लाइट के एक कमरे में बंद किया गया था। उसके माथे से खून निकल रहा था और उसके चेहरे का बायां हिस्सा खून से भरा हुआ था। जब मैंने कमरे में घुसा तो हत्यारा अपनी जगह से उठ गया और जब मैंने उससे पूछा, तुमने इस बारे में कुछ कहना है, तो उसका जवाब था कि मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कतई दुख नहीं है। बाहर निकलते हुए मैंने पुलिस वाले से पूछा कि नाथूराम के पास पिस्तौल के अलावा क्या मिला, तो उसका जवाब था 400 रुपये। और रात 2 बजे ठंडे पानी से गांधी के पार्थिव शरीर को नहलाया गया। और रात 2 बजे जब भीड़ थोड़ी छटी तो गांधी जी के साथी उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले आए और गांधी के शव के स्नान करने की जिम्मेदारी ब्रज कृष्ण चांदीवाला को दी गई। और चांदीवाला पुरानी दिल्ली के एक परिवार से आते थे और 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बोलते हुए सुना, उस दिन से ही उन्होंने खुद को गांधी जी की सेवा में लगा दिया था। और ब्रज कृष्ण चांदीवाला ने गांधी जी के रक्त रंजित कपड़े उतारकर उनके बेटे देवदास गांधी के हवाले किए और उन कपड़ों में उनकी ऊनी शॉल भी थी और जिसमें गोलियां से 3 छेद भी बन गए थे। खून बहने से उनके कपड़े उनके जिस्म से चिपक गए थे। बाद में आप देखिए ब्रज कृष्ण ने अपनी किताब एट द फीट ऑफ गांधी में लिखा, बापू का निर्जीव शरीर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। मैंने उसे नहलाने के लिए टब से लोटे में पानी भरा और बापू के शरीर पर डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तभी अचानक अपने आप ही मेरे हाथ रुक गए। बापू ने कभी भी ठंडे पानी से स्नान नहीं किया था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। जनवरी की रात की जबरदस्त ठंड थी। मैं किस तरह वो बर्फीला पानी बापू को शरीर पर डाल सकता था। मेरे टूटे हुए दिल से एक आह से निकली और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन फिर मैंने उसी ठंडे पानी से बापू को नहलाया। मैंने उनके शरीर को पोंछा और वही कपड़ा उन्हें पहना दिया जो मैंने उनके पिछले जन्मदिन पर उनके लिए खुद काता था। मैंने उनके गले में सूत की बिनी हुई माला भी पहनाई और मनु ने उनके माथे पर तिलक लगाया। 250 भारतीय सैनिकों ने गांधी के पार्थिव शरीर को खींचा। अगले दिन गांधी के पार्थिव शरीर को एक खुले डोज वाहन में रखा गया। उनके पैरों के पास सरदार पटेल बैठे हुए थे जबकि नेहरू उनके सिर के पास बैठे हुए थे और उस वाहन में गांधी जी के पुराने साथी राजकुमारी अमृत कौर और जेबी कृपलानी भी सवार थे। और बिरला हाउस से गांधी जी की शव यात्रा पहले बाईं मुड़ी
और फिर दाहिने मुड़ते हुए इंडिया गेट की तरफ बढ़ चली। शायद पहली बार लोगों को इंडिया गेट की दीवार पर चढ़कर महात्मा गांधी की शव यात्रा को देखते हुए देखा गया था, इतनी भीड़ थी। माउंटबेटन के निजी सचिव एलन कैंपबेल जॉनसन ने अपनी किताब मिशन विद माउंटबेटन में लिखा है कि अंग्रेजी राज को भारत से हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को उनकी मृत्यु पर भारत के लोगों ने ऐसी श्रद्धांजलि मिल रही थी जिसके बारे में कोई वायसराय कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जब गांधी जी की शव यात्रा दिल्ली गेट के पास पहुंची तो 3 डकोटा विमानों ने नीचे उड़ान भरते हुए राष्ट्रपिता को सलामी दी। बाद में अनुमान लगाया गया कि महात्मा गांधी की शव यात्रा में कम से कम 15 लाख लोगों ने भाग लिया था। कितना? 15 लाख लोगों ने। और मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट वर्के वराइट ने जब अपने लाइका कैमरे के लेंस को फोकस किया तो उनके जहन में आया कि वो शायद धरती पर जमा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही है। और अंत्येष्टि स्थल से 250 मीटर पहले जॉय गाड़ी का इंजन बंद कर दिया गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की 250 सवान 4 रस्तों की मदद से गाड़ी को खींचकर उस स्थान पर ले गए जहां गांधी की चिता में आग लगाई जानी थी। और आकाशवाणी के कमेंटेटर मेलविल डिमेलो ने लगातार 7 घंटे तक महात्मा गांधी की शव यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया। जब कमेंट्री समाप्त हो गई तो वो अपनी ओवी बैन पर बैठे अपनी थकान मिटा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हाथ उनकी बैन के हुड के कोने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब डे मेलो ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने बताया था कि मैंने अपने हाथ का सहारा देकर उन्हें अपनी बैन की छत पर खींच लिया। नेहरू ने मुझसे पूछा, क्या तुमने गवर्नर जनरल को देखा है? मैंने कहा वो आधे घंटे पहले यहाँ से चले गए। फिर नेहरू ने पूछा, क्या तुमने सरदार पटेल को देखा है? मैंने जवाब दिया कि वो भी गवर्नर जनरल के जाने के कुछ मिनटों के बाद चले गए। तभी मुझसे महसूस हुआ कि उस अफरा तफरी में कई लोग अपने दोस्तों को खो बैठे थे। और जब आग के हवाले किया गया पार्थिव शरीर, गांधी जी की अंत्येष्टि में 15 मन चंदन की लकड़ी, 5 मन घी और 1 मन नारियल का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही शाम के धुंधलके में गांधी की चिता से लाल लपटें उठी, वहां मौजूद लाखों लोग एक स्वर में कह उठे, महात्मा गांधी अमर रहे। और बर्नार्ड शो ने गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये दिखाता है कि अच्छा होना कितना खतरनाक है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोक संदेश में लिखा कि वो हिंदू समुदाय के महानतम लोगों में से एक थे। जब उनके एक साथी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि गांधी का योगदान एक समुदाय से कहीं ऊपर उठकर था, तब भी जिन्ना ने अपने विचार नहीं बदले। कहा, दैट वॉज व्हाट ही वाज अ ग्रेट हिंदू। जिन्ना के नंबर 2 लियाकत अली ने जरूर कहा, गांधी हमारे समय के महान व्यक्ति थे। और पाकिस्तान टाइम्स ने लिखा कि गांधी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे चाहे जाने वाले और सम्मानित राजनीतिक नेता थे। उस समय पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज अहमद फैज ने लिखा, गांधी का जाना भारत के लोगों के साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी उतनी ही बुरी खबर है। और इस तरह से आप देखेंगे कि गांधी जी चले जाते हैं।